नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 2014 में हमारे देश ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक वैज्ञानिक को बिठा दिया और 56 इंच वाले इस वैज्ञानिक ने 12 साल में इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वो वैज्ञानिक नाले पर मटका रखकर गैस जला के चाय बना देता था। वो वैज्ञानिक रास्ते में जाते हुए स्कूटर पर एक बड़ा सा ट्यूब देखता था और वो ट्यूब ले जाकर के खेतों में एक आदमी उसी ट्यूब से पंप चला देता था, पंपिंग सेट जो ट्यूबवेल होते हैं खेतों में, और उससे पानी सिंचाई करवाता था। वो वैज्ञानिक बादलों के पीछे फाइटर जेट्स को छिपा करके दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देता था। इस वैज्ञानिक की प्रतिभा, इस वैज्ञानिक का तेज, कहते हैं बहुत होनहार जो होता है, हम लोग सोच करते उसके माथे पर तेज होता है, खड़ा हो जाए तो आसपास वाले लोग धिकने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। तो इस वैज्ञानिक का तेज इतना जबरदस्त था कि देश के बाकी वैज्ञानिक जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अपना जीवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दे दिया था, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस देश के वाकई तरक्की करवाने को, वाकई असल तरक्की, दो तरीके की तरक्की होती है। एक चुनावी तरक्की होती है जो बीजेपी करवाती है, एक असल तरक्की होती है जो इस देश के योग्य, काबिल किसान, जवान, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर करते हैं। तो वो जो काबिल लोग थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, वो सारे के सारे चौंधिया गए इस वैज्ञानिक के तेज को देख करके। और असर पता है क्या हुआ है? असर, आज जब असर की हम चर्चा करेंगे तो जो डंका बजाने वाले अंधभक्त है ना, वो मुंह छिपा के घूमेंगे। इसरो में, जिस इसरो में मोदी के आंसू निकले थे, मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि आंसुओं में तो बहुत कुछ बह गया है। आंसुओं में संसद बह गई, आंसुओं में संविधान बह गया, आंसुओं में जहां जहां रोए मोदी जी सब बहा दिए। इसरो में भी रोए थे एक बार, आंसू भावुक हो गए थे, सारी एंकरानियां रोने लगे थे, भावुक हुए थे। इसरो भी कल्याण कर दिया। 120 वैज्ञानिकों ने करीब इसरो से इस्तीफा दे दिया। और ये वैज्ञानिक ऐसे नहीं कि इंटर्न रखे गए हों, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल के वैज्ञानिक, चंद्रयान, गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक। इस देश में अब तक आपने तरह तरह की आपदाएं देखी थी, आर्थिक आपदा, सामाजिक आपदा, सांस्कृतिक आपदा, धार्मिक आपदा, कानूनी आपदा, अब वैज्ञानिक आपदा देखिए, वैज्ञानिक आपदा। इस देश में अंत में कहा ना, वही कांवड़ उठाना पड़ेगा और पुष्प वर्षा जब होगी तो आप मान लीजिएगा कि आपको जीते जी मोक्ष मिल गया है। लाइए जरा हेमंत भाई को फिर इस खबर को देखिए, हम कोशिश करेंगे इसको संक्षिप्त में रखें आज। लाओ भैया, हेडलाइन ले आओ। इसरो में इस्तीफों की सुनामी, सरकारी ब्रेक और मिशन गगनयान पर मंडराता खतरा, क्या है पूरा माजरा? चेंज करिए। इसरो से कुछ महीनों में 120 वैज्ञानिकों का पलायन क्यों? सरकार ने सख्ती का निर्देश दिया। सख्ती, अब जबरन रोको। इसरो में भगदड़, गगनयान और चंद्रयान मिशन के बीच 120 वैज्ञानिकों का इस्तीफा। आगे चलिए, अब जबरन रोकोगे वैज्ञानिक को, क्या करेगा रिसर्च? कभी भी कहा जाता है कि टैलेंटेड व्यक्ति, ये तो हम लोग गांव देहात में कहा जाता है कि जो बहुत काबिल हुनरमंद लोग होते हैं उनको जबरदस्ती उनसे काम नहीं कराया जा सकता है, उनका मूड बनता है काम का। ओवर 100 इसरो साइंटिस्ट्स पार्ट ऑफ मिशंस लाइक गगनयान क्विट, एग्जिट टू बी टाइटेंड। आगे चलिए। गवर्नमेंट टाइटन्स इसरो एग्जिट रूल्स एज 120 साइंटिस्ट क्विट इन ए ईयर। ये जो है, जो हर जगह लिखा है ना कि ये रूल्स को टाइट किया जा रहा है, रूल्स टाइट करके भाई कैसे हम उस कहावत को फिर रिपीट कर दें? हमारे यहाँ कहावत है कि बांधे बनिया बाजार नहीं लगा।
मतलब बनिया से जबरन आप बाजार नहीं लगवा सकते हो, बनिया खुशी खुशी स्टॉल लगाएगा, सब करेगा। आप वैज्ञानिक से जबरन गगनयान और चंद्रयान उड़वाओगे, पीएसएलवी जबरन उससे करवाओगे, रूल सख्त करके। इसरो इशूज मेमो टू कर्ब exodus of scientists and engineers from Gaganyaan and other key missions। आगे चलिए, खबर के भीतर थोड़ा सा हिस्सा जो महत्वपूर्ण है तथ्यात्मक रूप से। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिक्ष विभाग ने आधिकारिक तौर पर नौकरी छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसरो के सूत्रों के मुताबिक यह संख्या काफी बड़ी है। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 100 से 120 वैज्ञानिकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, जिसने विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। अब क्या, यूआरएससी सूत्रों के अनुसार यूआर राव के उपग्रह केंद्र यानी यूआरएससी से ही लगभग 80 लोगों ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद क्या है, वीएसएससी विक्रम साराभाई, हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से कम 20 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है। आगे चलिए, कम से कम मतलब ये 100 से 120 है। नौकरी छोड़ने वालों में इसरो के कई प्रमुख और प्रतिभावान वैज्ञानिक शामिल हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के मिशनों का नेतृत्व कर रहे थे। यानी इनको रिप्लेस भी तुरंत कोई नहीं कर सकता, इंटर्न थोड़ा कर लेगा। विक्टर जोसेफ कहाँ थे? वीएसएससी से LVM-3 परियोजना के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही छोड़ दिया। स्पेडेक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यूआरएससी से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दिया है। तीसरा नाम देखिए, आदित्य रल्लापल्ली, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर सिमुलेशन। बेहद होनहार युवा वैज्ञानिक आदित्य ने भी पद छोड़ दिया है। उन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग के अनुक्रम को सत्यापित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षणों से लगभग 25 टेराबाइट्स डेटा तैयार करने वाले समूह का नेतृत्व किया था। आप समझो इस बात, मतलब ये अपनी जिंदगी खपा देते होंगे ये सब वैज्ञानिक। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, हाँ बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन यह हर संगठन का हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य न केवल लोगों को रोकना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अचानक कोई नुकसान न पहुंचे। अगर कोई फिर भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई और संभालेगा। हम इस स्थिति को संभाल रहे हैं। हटा दो भैया, बस हटा दो। अब हमें हेमंत भाई पास चले। हेमंत भाई जाते हैं, हर जगह जाते हैं, यहाँ भी चले गए। जो वैज्ञानिक इतना श्रम, इतना उद्यम किए हैं, वो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि हो सकता है पैसे के पहले भी जा सकते। मेरा मतलब ये निजी मानना है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि घूम फिर के नरेंद्र मोदी को ही इसको घसीटना होता है। इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो लगातार सत्यानाश हो रहा है, मुझे लगता है कि उससे साइंटिस्टों में वाकई घोर और घनघोर निराशा का माहौल है। शायद इसलिए जा रहे हैं। बाकी डिटेल आपके चलिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, बहुत ही वैज्ञानिक मसला है, काफी डीप स्टडी और रिसर्च की इस पे, और कोशिश करूंगा कि सरलतम भाषा में दर्शक साथियों को समझा सकूं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो हमारे इसरो का नाम था, कि जिस तरीके से हम सैटेलाइट लॉन्चिंग करते थे, उसमें पायनियर बन के हम निकल रहे थे, कैसे उस संगठन इसरो की बर्बादी और तबाही नहीं, सत्यानाश की पूरी परिकथा लिखी गई है। एक एक चीज डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखाऊंगा। कंट्रोल रूम को भी कहूंगा थोड़ा सा अलर्ट रहे। खबर आशीष भाई ये नहीं है कि इसरो के 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। बड़ा सवाल ये है कि भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक जो गगनयान, चंद्रयान और LVM-3 जैसे बहुत ही स्टाइल जो स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें सालों से उन मिशनों में लगे होते थे, छोड़कर जाने का फैसला उन्होंने किया क्यों? सबसे पहला बात यह आएगी कि क्यों फैसला किया। इस्तीफों के नियम को सख्त करने से लोगों का जाना कुछ समय के लिए टल जाएगा, लेकिन इससे उनके जाने की आसान असली वजहों का समाधान होगा क्या? वजह तो यूं क्यों खड़ी रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गन पॉइंट पे आप किसी से रिसर्च करा लेंगे क्या?
2020 में एक कानून बनाया गया था यहीं पर इसरो में कि जो क्लास 1 स्तर के साइंटिस्ट हैं उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिलीव कर सकता है, चाहे वो वीआरएस लेना चाहे से रिजाइन। अब ये चिट्ठी क्या है, वो चिट्ठी दिखा दीजिएगा दर्शकों को, जो चिट्ठी निकाली है कि भाई आगे से क्लास 1 और उसके जो समकक्ष अधिकारी हैं उनको अगर जाना है तो उनको मिनिस्ट्री से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। तो बताइए, कोई एक तरफ तो मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश के होनहार वैज्ञानिकों के साथ ये उनकी विचार है, ये सोच है। मुझे आप एक बात बताइए आशीष भाई, इसरो तो चलो बहुत बड़ी चीज है, एक छोटे से छोटे संगठन में भी अगर इतनी बड़ी चीज बड़े लेवल पर लोग छोड़ के जा रहे हैं, होना क्या चाहिए था? उनके साथ जितने भी लोग हैं पूरी टीमों को बैठना नहीं चाहिए आपस में, पूरे इश्यूज को नहीं समझना चाहिए और फिर उस इश्यूज को एक झटके में एक मिशन मोड के अंदर रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। वो तो इनको आता नहीं, अनर्थ शास्त्रियों को। इन्होंने क्या किया, रूल बदल दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इस्तीफा मंजूर करेगा। बेसिकली क्या है आशीष भाई, विज्ञान जो है आजादी से सवाल पूछने, बौद्धिक सम्मान, चुनौतीपूर्ण काम और भरोसे के माहौल में फलता फूलता है, जब सारा माहौल कंड्यूसिव हो। वैज्ञानिक शायद ही कभी मामूली वजह से कोई देश को छोड़ेगा या अपने अहम मिशन को छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ते। उनका मिशन, उनकी रिसर्च अपने बच्चे जैसी होती है। तो जब अनुभवी रिसर्चर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बावजूद इस्तीफा देते हैं तो ये संकेत देता है कि जोहल बहुत गहरा है और मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। कारणों पे आऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया क्या दी कि अहम मिशनों से जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक रिटायरमेंट की मंजूरी वो अब सेंट्रलाइज कर दी जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास। इस्तीफा आप दोगे विशाखापट्टनम में, मंजूर कहां होगा? वो दिल्ली के अंदर। तो कितना अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इशू को नहीं समझेंगे कि वो क्यों जा रहा है, केवल क्या करेंगे कि उस प्रक्रिया को पेचीदा कर देंगे। बेसिकली डायरेक्टर जब आसानी से इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते, अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये फैसला करेगा, जैसा मैंने चिट्ठी दिखाई। इससे कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट्स बचा लोगे आप, कुछ समय के लिए, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण से लंबे समय तक जुड़ाव या कमिटमेंट नहीं रखा जा सकता। उसके बाद क्या होगा? नई रिसर्च कौन करेगा? ब्रेन ड्रेन की क्या स्थिति होगी? एक एक वैज्ञानिक तैयार होने में देश का कितना रिसोर्स लगता है, कोई परवाह नहीं। हर एक कारण पे आऊंगा। वैज्ञानिक, पूर्व कर्मचारी और जानकार अक्सर कई वजहों पर चर्चा करते हैं। प्राइवेट स्पेस का आप भी जिक्र कर रहे थे, और विदेशों से बेहतर सैलरी और रिसर्च के मौके, ये सामान्य बात है। तेजी से बढ़ रही कमर्शियल एरोस्पेस कंपनियों की तुलना में करियर में तरक्की के सीमित मौके इसरो के अंदर है, आज भी है, पहले भी थे। नेशनल मिशनों से जुड़ा भारी काम और बोझ का दबाव अपनी तरह एक कारण है। नौकरशाहों वाली प्रक्रियाएं जो फैसला लेने की रफ्तार धीमी कर सकती है और वैज्ञानिकों की आजादी को कम करती है, क्योंकि फिर ब्यूरोक्रेटी जो कुछ करेगा वो तो खुदा है। हर चीज के वैज्ञानिक, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेटी। खास तरह की जो स्पेशलाइजेशन होती है आशीष भाई, विशिष्टता है, इससे उसका नुकसान होगा। और जहां प्रोजेक्ट लीडर की जगह, जैसा आपने कहा, किसी खाली पद को भरने से ज्यादा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी इंटर्न को पकड़ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो नहीं बढ़ा दोगे। ही हैज टू बी हैंड्स ऑन विद दैट प्रोजेक्ट थ्रू एंड थ्रू, और उसको आप इस तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसरो का जो मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के सार्वजनिक चर्चाओं में भी काम के माहौल, नौकरशाही और टैलेंट को बनाए रखने के लेकर चिंताएं लगातार बाहर आती रही हैं। हालांकि ऐसे दावों में अंतर हो सकता है और बिना स्वतंत्र जांच के इन्हें पक्का सच नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या सरकार ने प्रयास किया? सरकार कभी प्रयास नहीं करी, जो जाता है जाओ। असली खेल पे आखिर में आऊंगा मैं, जैसा आपकी आदत है। इतिहास क्या बता रहा है कि महान वैज्ञानिक संस्थान लोगों के जाने पर रोक लगाकर नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाकर बनते हैं जहां होनहार लोग खुद रहना चाहें कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा देश के प्रति कमिटमेंट है। इनोवेशन वहां फलता फूलता है जहां सवाल पूछने को बढ़ावा दिया जाता है, काबिलियत को इनाम मिलता है, नौकरशाही कम से कम होती है, और रिसर्चर को सिर्फ मैनेज करने की बजाय उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, राइट बेस्ड, कि मैं ये कर सकता हूं, इसमें फर्दर ये है। जब आप उसको रिसोर्स दोगे वो सब कुछ करेगा। और भारत के स्पेस प्रोग्राम में अपने वैज्ञानिकों की वजह से आपने देखा अब तक असाधारण सफलता अर्जित की। कब इसरो बनाया था, आज भारत कहां खड़ा हुआ था। अगर देश जो स्पेस एप्लीकेशन के अगले दौर में आगे रहना चाहता है तो ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि होनहार लोग क्यों छोड़ रहे हैं। इसके लिए पारदर्शी आंतरिक समीक्षा की जरूरत है, करियर के बेहतर मौके देने होंगे, रिसर्च की आजादी देनी होगी, आधुनिक एचआर पॉलिसी लानी होगी, वैज्ञानिक टैलेंट में निवेश करना होगा। अभी एक खबर दिखाऊंगा अब आपको, अभी रुकिए,
उसमें सब कुछ पता लगेगा आपको, इसका खोखलापन। जो आपका अनर्थशास्त्री है ना, रॉकेट वैज्ञानिक, इस्तीफों को रोकने के लिए कुछ समय मिल सकता है जो आप जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछों की वजहों को सुलझाना भारत के वैज्ञानिक भविष्य को सुरक्षित करेगा। और वो एक कारण है अतिरिक्त संसाधन। और एक बात याद रखिएगा, आप गेट तो बंद कर सकते हैं, लेकिन टैलेंट को कैद नहीं कर सकते कभी। अगर वैज्ञानिक बड़ी संख्या में इसरो छोड़ रहे हैं, तो सरकार को इसकी वजह पूछनी चाहिए थी, न कि सिर्फ नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया को और मुश्किल बनाना चाहिए। जमीन पर गिरता मनोबल के साथ भारत का अंतरिक्ष का सफर आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये तय मान करके चलिएगा। जो असली बात है अब मूल कि ये क्यों जा रहे हैं, उस पर चलिएगा जरा, सारा समझ में आ जाएगा। एक बात आपकी अनुमति से कह दूं कि भारत का जो इसरो है, इसको अगला बीएसएनएल बनाने का खेल चल रहा है। बिल्कुल, लब बोलू आप। मैंने 2 चिट्ठियां भेजी थी। अगर रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया का एक वो है, इंडिया हैज रिमूव्ड ए प्रपोज्ड 20% लोकल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट फॉर सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर सच एज स्टारलिंक, यूटेलसेट, ओनम एंड अमेजन लियो। ये है भारत की पॉलिसी। ये जून 25 की पॉलिसी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो 25% लोकल सोर्सिंग का आवश्यकता थी इन कंपनियों पर, वो भारत सरकार ने हटा दी। लोकल सोर्सिंग कहां से करते हो? इसरो से ही करते। ये इसरो का भट्ठा बिठाने का पहला कदम है। फिर एक ब्लूमबर्ग की मैंने स्टोरी भेजी है, वो भी दिखा दीजिएगा। ये है जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है आशीष भाई, ये है 23 जून 2026 की। इंडिया सेड इट प्लान्स टू शेयर इट्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी जिसको आप बोलते हो, द कंट्रीज मोस्ट रिलायबल रॉकेट, टू हेल्प स्पीड अप डेवलपमेंट ऑफ द लोकल स्पेस इंडस्ट्री। ये है खेल। लोकल इंडस्ट्री किसको समझते हो आप? फाइनेंसर को। ये पॉलिसी बाद में आती है, पहले उसकी कंपनी लॉन्च हो जाती है। नाम लेने की जरूरत है क्या? वही जो अमेरिका वाला जो केस चल रहा था, और कोर्ट वहां पूछ रही है कि आपने ये ऑफर किसको दी थी। ये समझ लीजिए, ये इसरो का बीएसएनएल बनाने का प्रोजेक्ट है। मैंने दोनों चीजें दिखाई आपको। इसरो को आशीष भाई, ये अनर्थशास्त्री, ये रॉकेट वैज्ञानिक, ये आंसूदारी, इसको पूरी तरीके से खोखला करेगा और उसकी संपत्ति को बहुत कम कीमत पर अपने उसी फाइनेंसर को, प्राइवेट कंपनी को, उसके भाव दे देगा, कौड़ियों के भाव दे देगा। अगर राजनीतिक नेतृत्व चाहता तो इसरो भारत का स्टारलिंक बन सकता था। भारत सरकार का है भाई, एलन मस्क की जरूरत हमें नहीं थी। हमारा अपना इतना एडवांस कार्यक्रम था। अब 2030 तक वो अपने शानदार दिनों की बस एक खोखली छाया बनकर रह जाएगा। यह अभी सुनाई जा रही अलग अलग स्पेस पॉलिसी का स्वाभाविक नतीजा है। जो रोज आती है नई चिट्ठी, आज स्पेस में ये कर दिया, आज इसको लाएंगे, आज ये करेंगे, वो सारा नाटक वो है। या तो आपको पता है कि ड्रोन भी बना रहा है इजराइल से ला करके, वहां से ले आया, यहाँ पे जोड़ दिए, बढ़ गया ड्रोन, और जो खेल कर रहा कर दिया। ये भारत की रक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूं, अंतरिक्ष की तो आगे चलिए। भारत ने स्टारलिंक, यूटेलसेट, वनवेव और अमेजन जैसी सैटेलाइट इंटरनेट तथा सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए प्रस्तावित 20% स्थानीय सोर्सिंग जो घरेलू खरीद थी, उसकी अनिवार्यता को हटा दिया, जैसा मैंने आपको दिखाया। ये अभी जून का काम। ऊपर से कम सैलरी, बेवजह का दबाव, काम के लंबे घंटे, आईएएस आईपीएस की लगातार उनके कम मुकाबले में सैलरी कम, टैलेंट और आइडियाज की कदर नहीं। ये है इन वैज्ञानिकों का कष्ट। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर बनाई है, भी एक खबर भेजी मैंने बाद में लास्ट में, वो दिखा दीजिएगा। एक बेहतरीन विचार हो सकता था ये, पीएमआरसी स्कीम, ओवर ₹13 करोड़ फॉर रिसर्चर्स मूविंग टू इंडिया, अप्लाई बाय जुलाई 15। क्या बात है, कल्पना कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में हमारे काम कर रहे हैं वैज्ञानिक रिसर्चर्स, उनको भारत बुलाने के लिए 13 करोड़ रुपए की स्कीम लाएंगे, 13 करोड़ की, कल्पना कीजिएगा। और जुलाई 15 तक उसको आमंत्रित करना है। इसको आप सोचिएगा कि ये वापस लाना चाहिए, इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सवाल ये था। और ये 15 करोड़ रिसर्च का पता ही नहीं अगले को। अगला क्या कहता है कि मौसम खराब हो तो ठीक रहता है अटैक करना, रेडार पकड़ नहीं पाएगा। ये उसने वायुसेना के अधिकारियों को बताया था, टॉप जनरल्स को। आपको नहीं बताया था, टॉप को। और फिर खुद बताया देश को कि मैंने ऐसा कहा। नाले से गैस बढ़ा दी थी, 1+1 11 कर दिया था, 7+1 आपको नहीं पता था, तब 8 हो गया था। 2A भी एक्स्ट्रा मिलता है भारत और कनाडा में। तो इतना बड़ा अर्थशास्त्री जो है, बेसिकली क्या है कि अगर सरकार ब्रेन ड्रेन को रोकने में नाकाम रहती है, जिसने भारत की अब प्रमुख संस्था इसरो को भी नहीं बेचा है, तो ये सब सुर्खियां बटेरने और दिखावे की बात रह जाएगी। जो खबर मैंने आपको दिखाई, 15 करोड़ इज पीनट।
इट्स जस्ट नथिंग फॉर ए कंट्री लाइक 15 इंडिया। करोड़ क्या है भाई? 15 करोड़ क्या है? इस अमाउंट को लोग कहेंगे 13 करोड़ 15 करोड़ रुपए। किसको लेके आओगे तुम, ये बता दो मुझे। है इससे बड़े पैकेज पर आजकल नए बच्चे जा रहे हैं, इससे बड़े पैकेज पर जा रहे हैं नए नए बच्चे। तुम वैज्ञानिक लेके आओगे, मतलब कुछ भी योजना। अब क्या है इस इतना डीप कौन समझेगा कि इस अमाउंट में क्या होना है? मोदी जी वैज्ञानिक ला रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। 15 जुलाई लास्ट तारीख थी, 16 जुलाई को हम चर्चा कर रहे हैं कि 120 वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आपने कहा ना कि वैज्ञानिक रहना जहां चाहे वो माहौल होना चाहिए, इच्छा से, माहौल अपनी होना इच्छा से। चाहिए, रहना नहीं, आना चाहे। Yes. रहना तो मजबूरी में कि भाई कुछ नहीं आपको। इस जो इसरो है ना, ये भी नेहरू का है जिनको गाली देते हैं, इसको भी अडानी या किसी के हाथ में सौंप दिया जाए, हो जाएगा काम। ये इसरो दुनिया में मतलब नॉर्मली यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रूस की एजेंसी है, चाइना की एजेंसी है, जापान की एजेंसी है, लेकिन इसरो ने दुनिया के विकसित देशों की एजेंसियों के सामने, अमेरिका चाहे नासा हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाहे रूस की हो, चाहे जापान की, चाहे चाइना की, इनके बीच ये सब के सब विकसित और महाताकतवर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनके सामने अपनी प्रासंगिकता बना के रखी इसरो ने। ये इसरो, पहले इसरो समझ लीजिए कि वाकई इसरो का डंका बजता था, लेकिन लंका लगा दिया किसी ने आकर के। कौन सा, मैं कह रहा हूं आप सर्च कर लीजिएगा, गलत होगा तो मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक रूप से। यूरोप की कंट्रीज से लेकर के और साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, दर्जनों ऐसे देश हैं जो इसरो के जरिए अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, लॉन्च करवाते रहे हैं। बात अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक तो लोगों को हजम हो जाएगी। यूरोप के यूरोपियन कंट्रीज अपने सैटेलाइट भारतीय जो है इसरो के जरिए भारतीय उपग्रहों से सैटेलाइट अपने उसके उपग्रह की कक्षाओं में स्थापित करवाते रहे, मतलब लॉन्च करवाते रहे। इसरो ने इतनी तरक्की की, लेकिन वहां भी जा करके वो ऐसे गले लगाकर ये इमोशनल ड्रामा, ये जब इसरो बनाया नेहरू तो उन्होंने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, किसी ने नौटंकी नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। उनको फ्रीडम थी अपने काम की, उनको उनका उत्साहवर्धन होता था, जिसको कहते हैं प्रोत्साहित करना, उनको फ्रीडम थी, उनको प्रोत्साहन था। इस देश में ब्रेन ड्रेन हमेशा से रहा, जो बहुत टैलेंटेड लोग थे विदेश जाते रहे, लेकिन उसी बहुत टैलेंटेड के पूल से एक बड़ा हिस्सा इसरो में काम करता रहा और गर्व से करता रहा, गर्व के साथ किया। आज ये जब जाना शुरू हो जाता है, ऐसी लाइन लगती है, तो आप समझ लीजिए वो गर्व खत्म हो रहा है, वो मर रहा है गर्व, तब लोग जाते हैं। वैज्ञानिकों की जमात ऐसी होती है जहां पर पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ तो सबके लिए होता है। बहुत कुछ क्या, हमारे दुनिया में तो सब कुछ ये माना जाता है ना कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों की जमात ऐसी होती है जहां पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना, एक जुनून के साथ जुड़ा होता है, वो जुनून होता है। वो अपने एक प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ, अपना परिवार छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, हंसी खुशी मतलब खुशियां सेलिब्रेशन सब छोड़ करके प्रोजेक्ट में जुटे रहते हैं। अगर प्रोजेक्ट छोड़ करके कोई जा रहा है, इसका मतलब वो पैसे के लिए नहीं जा रहा, उसका मन उचट गया है। मन उचटना, हाँ। नहीं तो प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट का तमगा क्या होता है, उसको थोड़ो किसी देश में जाकर के गलत स्पेलिंग वाला सर्टिफिकेट लेके आना है, उसको थोड़ो 150 मेडल रुपया कम मेडल पहन करके टेलीविजन पर फर्जी के मतलब फर्जी के सब पामेरियन एंकरानियों से तारीफ करवानी है अपनी। उसका तमगा, उसका मेडल होता है जब वो अपने प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ कंप्लीट करता है, सफलतापूर्वक जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है ना, तो उसी दिन मान लीजिए एक वैज्ञानिक के लिए होली दिवाली सब कुछ होता है, उसकी खुशी आप कल्पना करिए ना कि कोई व्यक्ति अपनी जान झोंक के रखा हो किसी चीज में कि मुझे ये तार जोड़ करके बल्ब जला देना, जब वो बल्ब जल जाएगा तो उसकी खुशी कल्पना करिए। प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के अगर वैज्ञानिक जा रहे हैं ना अपने प्रोजेक्ट को, सीनियर वैज्ञानिक अगर जा रहे हैं,
तो इसका मतलब इस देश में अब बस कांवड़ युग आ चुका है। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म हो चुका है। और वैज्ञानिकों को कब ऐसा लगता है, कब लगता है, जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता, तब देखो नाम लेके हम कहेंगे उसको, नेहरू जैसा अगर जो है एक स्टालवार्ड, एक ऐसा नेता दिखता है जो पूछता है, बताता नहीं है, वो दुनिया को जानता है लेकिन फिर भी पूछता है बताने के बजाय। वो नहीं कहता है कि हरे पीले वाले तार में लाल वाला जोड़ो बल्ब जलेगा। वो पूछता है पीला वाला कितना बंडल चाहिए, लाल वाला कितना बंडल चाहिए, हम मंगवाते हैं, आप लोग करो। वो ज्ञान नहीं बांटता। वो नेहरू जैसा, वो जब राजीव गांधी जैसा पढ़ा लिखा पायलट वो आता है और दुनिया में कंप्यूटर क्रांति करने की कोशिश करता है, तब उनको प्रोत्साहन मिलता है, तब प्रोत्साहन मिलता है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, भक्तों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उनको प्रोत्साहन अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा से तो उनसे नहीं मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिल सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण करने गए तो पोखरण में उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था कलाम को। उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था कि अमेरिका का सैटेलाइट जब ऊपर घूम रहा होगा तो ऐसे समय पे करना जब मैं लफाजी कर रहा हूंगा, ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था। आज तक किसी भाजपाई ने, स्वयं अटल जी ने, किसी उनके साथी ने नहीं बताया कि अटल जी ने आइडिया दिया था कि रुको ऐसे अमेरिका को झांसा देना है। उस दौर में अगर होते 98 में पोखरण में मोदी, तो आज मैं बताऊं, आज की तारीख में क्रेडिट भारत के वैज्ञानिकों को नहीं होता पोखरण का, मोदी को गया होता कि मोदी ने बताया था कि ऐसे करना, अमेरिकी सैटेलाइटों से तुम बच जाओगे, छिप जाओगे, वो जो घूम रहे हैं। वो अटल जी ने नहीं किया था। तो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलता था कि हमारे देश का एक सीनियर बुजुर्ग लीडर है, हमारे देश की अगुवाई कर रहा है, हमें फ्रीडम दे देता है, जाओ करो, जो होगा देश के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, वो मैं झेलूंगा, प्रतिबंध लगेगा मैं झेलूंगा, जाओ तुम लोग करो, देश को मजबूत बनाओ। वो प्रोत्साहन मिलता है जब मनमोहन सिंह जैसा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति बैठता है। लेकिन वो सारा प्रोत्साहन जमीदोज हो जाता है, कफन में लिपट करके कब्रगाह में चला जाता है, जब नरेंद्र मोदी जैसा वैज्ञानिक बैठता है, कहता है मटका उल्टा करके गैस पे चाय बना दिया था, और वैज्ञानिकों के फोरम में कहता है, विज्ञान भवन में। हाँ। आशीष भाई देखिए, इसमें जो आपने कहा ना, नेहरू से लेके राजीव गांधी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल जी, वो सारी चीज अपनी जगह है। वो असल में इस देश के हितैषी थे। आज की तारीख में जो अर्थशास्त्री है, उसकी पहली बात तो कोई आर्थिक सोच नहीं है। उसकी तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने 3 साल मांग के खाया है, और उस दौरान वो न्यूजीलैंड भी जाया है, उस समय अमेरिका के 25 स्टेट भी विजिट करा है। तो उस आदमी की बात छोड़ दी, लेकिन वो व्यक्ति, वो जो सोच उसकी है, पहली बात तो सोच है नहीं, आर्थिक सोच कोई अनर्थ है। वो जो सोच है उन सभी चीजों के खिलाफ है जो देश में असली समृद्धि, रोजगार और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। हर उस चीज के खिलाफ। असल में इसे अर्थशास्त्र कहा ही नहीं जा सकता। ये तो बस बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट मीडिया, नेताओं और फाइनेंशियल मार्केट के गिद्धों की मिलीभगत का परिणाम है, जो आज इसरो के साथ जो कुछ होने जा रहा है। और वो क्या होने जा रहा है वो मैं आपको भी बताता हूँ। HCL और बाकी जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर की, याद रखिएगा उनका भी वही होगा जो इसरो का किया जा रहा है। सारी देरी और आत्मनिर्भरता की जो कमी का मकसद उनके निजीकरण के लिए माहौल बनाना है। वरना रॉकेट का, जहाज का जो है जी इंजन तो अमेरिका नहीं दे रहा, और डांट पड़ रही है HCL वाले को, बिना इंजन का जहाज ले लोगे एयरफोर्स, ये कोई नहीं पूछने वाला। क्यों? उस ट्रंप ताऊ को कौन कहे? अभी रेट बढ़ा दिए, 150% कर दिए। आपकी तो औकात भी नहीं है, सांस निकाल दो, या कोई और इंजन अपनाओ कर लो, या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कुछ और एक्सप्लोर कर लो। ये औकात नहीं है। ये औकात है कि अमेरिका की एक कॉलोनी बना दिया है देश को, वो जो चाहे कर ले। सबसे पहले भारत के पास आज क्या सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे पास अपना GPS नेटवर्क होना चाहिए। जो इराक ने इजराइल का और अमेरिका का बनाया ना बंदर, वो किस लिए बनाया? कि चाइनीज सैटेलाइट से सारे काम कर रहे हैं। वो इनका गूगल यूज नहीं करते। युद्ध के दौरान GPS जैमिंग एक वास्तविक खतरा है, और हम दूसरे देशों के GPS पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या मोदी जी को आइडिया आया आज तक? तमाम देशों के पास अपना GPS है। भारत ने 2020 में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोला। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, उन्हें इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस दिया,
और SSLV रॉकेट टेक्नोलॉजी HAL को ट्रांसफर की। अब चलिएगा आगे। प्राइवेट स्पेस कंपनियों की संख्या 2019 में 11 थी, 24 तक आते आते 400 से ज्यादा हो गई। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही स्पेस स्टार्टअप फंडिंग $147 मिलियन से ज्यादा हो गई है। अब वही सरकार एक मीमो जारी कर रही है कि साइंटिस्ट गगनयान मिशन पूरा होने तक इस्तीफा नहीं दे सकते। तुम्हें बुला के लाए, पहले पहले क्रिएट द मेस एंड देन प्रीटेंड टू सॉल्व इट। आपने एक कंपिटिटिव मार्केट बनाया, उसे फंड किया, उसकी तारीफ की, और अब आप लोगों को उसमें शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका समाधान पाबंदी नहीं, बेहतर सैलरी और वर्किंग एटमॉस्फेयर है इसरो के अंदर, और एक हेल्दी कंपटीशन कराने का है कि वी हैव द बेस्ट टैलेंट। वो नहीं कर सकते क्योंकि सस्ते में फ्री में अडानी को देना है सब कुछ। ये वैज्ञानिक भी बेचारे, जितना वो बढ़ता जाएगा वो सस्ते में हो जाएगा। वहां तो यही है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। इस बीच पिछले एक साल में अहम मिशनों पर काम कर रहे 120 साइंटिस्ट नौकरी छोड़कर चले गए। 1050 पोस्ट इसरो में आज भी खाली हैं, जिन्हें वो भर नहीं पा रहे। 1050 खाली है, 120 और खाने होने वाली है। जब मिशन की गहरी जानकारी रखने वाले लोग चले जाते हैं और उसकी जगह उतनी तेजी से नए लोग नहीं आते, तो मिशन फेल होने लगते हैं। इसरो एंट्री लेवल साइंटिस्ट को हर महीने लगभग 72,000 रुपए कैश इन हैंड सैलरी देता है। 20 साल के अनुभव वाले सीनियर साइंटिस्ट को सभी भत्ते मिला करके अधिक से अधिक 2 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है। आदित्य रल्लापल्ली ने उस सिमुलेशन टीम को लीड किया जिसने चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग को वेरीफाई करने के लिए 25 टेराबाइट तैयार किया था। उसने नौकरी छोड़ दी। 2018 में इसरो छोड़ने वाले स्काई रूट के फाउंडर्स की उस $1 बिलियन कंपनी में कुल हिस्सेदारी 2440 करोड़ रुपए की है। स्टॉक ऑप्शन वाले स्टार्टअप एम्प्लॉई एक IPO या बाय आउट में उतनी कमाई कर सकते हैं जितनी इसरो आपको पूरे कैरियर में देगा। कैडर रिव्यू में 460 पोस्टें जोड़ी गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक प्राइवेट सेक्टर से आपकी सैलरी और वर्किंग कंडीशन बेहतर ना हो। दीज आर द रीजंस। बिल्कुल यू भैया। क्रिएटेड द मेस। आपने पहले नरक मचाया, उन लोगों को मजबूर किया कि आप जाइए यहां से छोड़ के हमारे चेलों के पास। और जब वो जाने लगे तो अपने जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट थे, जिसका मोदी जी डंका बजाते हैं सुबह से रात तक कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, अब पता लगेगा उसको। साल में कितने मिशन हुआ करते, कितने रह गए, क्यों फेल होने लग गए? फिर एक कभी मैं सोचा बोलने है? वाला था यही कि आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अब जो फेल होने लगे हैं ऐसे फेल नहीं होते थे इसरो के कभी मिशन। ये सोच लीजिए आप। लॉन्चिंग फेल होने लगे। इसरो का BSNL बनाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, हर चीज का बेड़ा गर्क करेंगे। और कोई चीज इस देश की जो इंडियनेस थी, जो नेहरू ने बनाई थी, अपनी बना नहीं सकते, मिटाने के माहिर है। याद रखिएगा मेरी बात। इसरो बनाया की तो जो कुछ गति, नहीं भैया, कुछ नहीं बनाया, मिटा दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। साइंस के नाम पे इस देश में किस बात का जश्न मनता है पता है आपको? वक्त हो गया, हम जा रहे हैं खत्म करके कार्यक्रम, लेकिन किस चीज का? रामलला का सूर्य तिलक हुआ है इस देश में। रामलला का जिस दिन होता है ना, कौन कौन सा त्योहार आता है कोई भी, तो सूर्य तिलक होता है। सूर्य तिलक हुआ पूरे देश के, देखो आप पूरे देश में एक साथ एंकर खड़े होकर सूर्य तिलक की तस्वीरें देखिए रामलला की। ये 10 घंटे लाइव, 10 घंटे लाइव, 10-10 घंटे। सुबह से। अरे हेमंत भाई, ये जो सूर्य तिलक है, अगर दिक्कत तो यही है कि साइंस यहाँ पर, जब हमारे देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो साहेब है, तो बात समझ लो, ये सूर्य तिलक की टेक्नोलॉजी कक्षा 4 का, चौथी कक्षा में पढ़ने वाला जो बच्चे पहले पहले कागज लेकर के, आपने देखा होगा हम लोग सब पढ़ते थे, तो आज जैसे उतना नहीं था, लेकिन कागज लेकर के, इसे कोई भी लेंस लेकर के कागज जला देते थे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉनक्लेव, हाँ, वो कॉन्वेक्स। कागज जला देते थे, इसे खाली सूर्य की रोशनी में करते थे, और एक ऐसे बिंदु बन जाता था कागज पर, और फोकस कुछ देर ऐसे रखे रहो, बस कागज जल जाता था, वहां पे तुरंत आग पकड़ लेता था, कागज जल जाता था, वो खींच के लाता था। कैसे लेंसों का इस्तेमाल करके, घुमा करके, ये सामान्य अगर 10वीं का कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, 8वीं 9वीं का, तो वो किसी का सूर्य तिलक कर देगा। हेमंत भाई घर में बैठे हुए उनका सूर्य तिलक कर दो। वो सूर्य की रोशनी को घुमा करके 4 लेंस का इस्तेमाल करना है, इधर वाला ये इधर ट्रांसफर किया, इधर डाइवर्ट किया, उधर, वो तो रेज को डाइवर्ट करना है, रेज डाइवर्ट करके माथे पे उनका कर देगा सूर्य तिलक। राम ललक सूर्य तिलक हो रहा है, पूरा देश भाव विह्वल है।
जिस देश में आगरा में फ्रिज में जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर में पानी टपक करके जम गया। आपको पता है 3 दिन से वो फ्रिज दरवाजा खोल के भजन कीर्तन कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं सब कि बाबा बर्फानी इनके फ्रिज में आ गए हैं। अरे यार अमरनाथ आशीष छोड़ भाई, आप कई बार कमाल करते हैं। आप अब तो मोदी जी आ गए, अब तो विश्व गुरु बन गए। अरे यार, इन संघियों ने एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर, पूरे देश में गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलवा दिया था। दूध पिला दिया भैया, क्या लाखों बात कर लीटर रहे हो? दूध, लाखों तो उनको लीटर दूध नाली में चला उन गया। भैया, उनको पता है ना उनकी दुकान कहां से चलेगी। इसरो से दुकान नहीं चलती उनकी। इसरो तो जप्फी पाने के लिए, फोटो क्रिएट करने के लिए है। दुकान तो वहां है। विश्व गुरु नहीं, विश्व मूर्ख बना रही है पूरे देश को। और पूरे देश में, हम पूरी दुनिया में उपहास का पात्र बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो इस रिजीम की सोच है, जो इस रिजीम के कदम है, जिस तरफ वो जा रहे चलिए इजाजत दीजिए हमें, वक्त काफी हो हैं। गया। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।